अगर बिजली पानी से पैदा होती तो हर नदी नाले में तारें ही तारें लगी होती, ये वापडा वाले मसले ही ना होते, ना लोड शेडिंग और ना ये हमें बिल्स का कोई प्रॉब्लम होता। एक की बजाय 40-40 एसी चल रहे होते, ना ये बल्ब बंद करने पड़ते और ना हर चीज को मैनेज करना पड़ता। तो फिर आखिर ये क्यों कहा जाता है कि डैम बना लो? पानी की कमी की वजह से इस दफा बिजली नहीं बन सकी और बिजली के मेगावाट्स कम हो गए हैं और सप्लाई कम हो गई है, लोड शेडिंग करने की जरूरत है मैनेज करने के लिए। आखिर पानी को चले देखते हैं, पानी में क्या कोई तवानाई का आंसर हमें नजर आता है? देखें, बजाते खुद पानी एक कंपाउंड है, यानी ये दो गैसेस से मिलकर बना है, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। और हाइड्रोजन पे पॉजिटिव और ऑक्सीजन पे नेगेटिव, यानी यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से दो गैसेस जुड़ी हैं। और इन दो गैसेस को अगर हम ब्रेक कर भी लें तो फिर भी एक एनर्जी देकर इसको ब्रेक करना पड़ता है, और उल्टा पानी को हमें तवानाई देनी पड़ेगी और फिर जाके, लेकिन मसला हल नहीं होगा। तो फिर क्यों हर जगह पे ये चर्चा है कि बिजली पानी से पैदा होती है? इस बात को जरा डिटेल में देखते हैं। देखिए, बिजली का जो पैदा होना है या बिजली का जो प्रोड्यूस होना है वो बस इस एक अमल से ही होता है कि मिसाल के तौर पे ये हमारे पास एक मकनातीस है और मकनातीस का ये एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। और अगर ये मकनातीस है तो मकनातीस के आसपास में एक ना नजर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड होती है जो नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल में जा रही होती है। ये हर मकनातीस के आसपास मौजूद होती है। इसकी जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, डायरेक्शन नॉर्थ से साउथ। ये इनविजिबल है, नजर नहीं आती। हर मकनातीस के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब अगर मैं इस मकनातीस के साथ में एक कंडक्टर रख देता हूं, यानी एक बेयर्ड वायर, नंगी तार को इस तरह से रख देता हूं, सॉलिनॉइड बनाकर, इसे हम सॉलिनॉइड कहते हैं। और फिर यहां पे मैं कुछ एमीटर, वोल्ट मीटर लगा देता हूं, या फिर अगर एक बल्ब लगा देता हूं कुछ इस तरह से, और फिर इस मकनातीस को मैं हिलाना शुरू कर देता हूं, तो मकनातीस के आगे पीछे मूव करने से ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस मकनातीस से निकल रही है ये कॉइल की तारों में से गुजरेगी इस तरह से। जब ये आगे आएगा तो ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड गुजरेगी, और जब ये मकनातीस पीछे की तरफ जाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड की जो लाइंस हैं या ये बड़की मकनातीसी लाइंस जो हैं ये कम गुजरेंगी। और अगर इस मकनातीस को मैं मुसलसल हिलाता रहूं तो मैं देखूंगा कि ये बल्ब तसलसल के साथ रोशन हो रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जब किसी कंडक्टर के आसपास में मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती है, जो कि मकनातीस के मोशन की वजह से चेंज हो सकती है, तो उस कंडक्टर के अंदर करंट प्रोड्यूस होता है, ईएमएफ इंड्यूस होता है। ये पूरी कहानी जो मैंने आपको बताई है, इसके पीछे जनाब फैराडे साहब की ये डिस्कवरी है। फैराडे एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट है, और साइंस की जब हम बात शुरू करेंगे तो पहला नाम हमें फैराडे का लेना पड़ेगा, क्योंकि बिजली का जो हमारे पास फुकदान आया है और ये बल्ब और ये मोटर्स और सारी चीजें, इक्विपमेंट्स जो हम चला रहे हैं, उनका जो सप्लायर है वो फैराडे। तो क्या बात में समझ आई? फैराडे ने हमें ये बात बताई जो कि खुद भी उसने हादसाती तौर पर डिस्कवर की थी। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये बोर्ड छोटा है तो यहां पे हम उस तरह से वर्कआउट नहीं कर सकते। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, तो आप देख लें कि बिजली के पैदा होने के लिए दो चीजों की हमें जरूरत है, और उन दो चीजों में से भी एक चीज हरकत में रहनी चाहिए, ताकि ये जो मैग्नेटिक लाइंस हैं ये इस कॉइल को क्रॉस करें और चेंज होती रहें, कभी ज्यादा गुजरें और कभी कम गुजरें। तो इस कॉइल के अंदर क्या प्रोड्यूस होगा? करंट प्रोड्यूस होगा। माइकल फैराडे ने इस तजर्बात करने के बाद एक फार्मूला बनाया, जिस फार्मूले से हम फायदा उठाते हैं। ये E है, और E यहां पे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, दैट इज इक्वल टू द -n del phi बाय del t। ये फार्मूला हमें क्या बता रहा है कि जो तवानाई करंट की सूरत में यहां पे पैदा हो रही है ये बराबर है n के। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, एंड डेल्टा ये फ्लक्स के लिए हम साइन यूज कर रहे हैं, यानी फ्लक्स के चेंज होने के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है चेंज इन टाइम के। इस पूरे फार्मूला का मतलब यह है कि जब मकनातीसी ये जो लाइंस हैं, फील्ड है, इसका बदलाव आएगा, इसके बहाव को हम फ्लक्स बोलते हैं अंग्रेजी में, तो जितना ज्यादा ये तब्दीली आएगी इस कॉइल के अंदर उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। अब E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द
फ्लक्स, यानी जितना फ्लक्स चेंज हो रहा है, ये डेल्टा का साइन चेंज को शो कर रहा है, उतना ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, उतना ज्यादा वहां पे फिर करंट का फुकदान बढ़ रहा है। एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, जो इसके ऊपर हमने बल डाले ये एन इनको शो कर रहा है। और चेंज इन टाइम, जितने कम वक्त होगा, यानी जितना जल्दी से मकनातीस मूव करेगा उतना ज्यादा करंट प्रोड्यूस होगा। कम वक्त है तो ज्यादा एनर्जी है, और अगर ये आहिस्ता आहिस्ता मूव कर रहा है तो फिर ज्यादा वक्त लगेगा, तो ज्यादा वक्त लगेगा तो ईएमएफ यानी करंट या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कम प्रोड्यूस होगी। तो चलें अब हम देखते हैं कि क्या सिर्फ मकनातीस को हिलाना जरूरी है? नहीं, अगर मैं मकनातीस को साकिन कर देता हूं और इस कॉइल को मूव करवाता हूं तो फिर भी ये मैग्नेटिक लाइंस का पास होना चेंज होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, फिर भी यहां पे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होगी। तो अब पानी का इसके साथ क्या ताल्लुक है? अभी तक तो हमें पानी का कोई ताल्लुक यहां पे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अगर एक आदमी यहां खड़ा हो जाए, इस मकनातीस को हिलाता रहे तो बिजली पैदा होती रहेगी। लेकिन अगर हम मकनातीस बड़ा कर देते हैं, फार्मूला के मुताबिक, फार्मूला बता रहा है, और नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल यानी कॉइल भी बड़ी कर देते हैं और टाइम को कम कर देते हैं, कम टाइम के अंदर ज्यादा मूवमेंट करते हैं, ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा तो ज्यादा करंट जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब पानी का जो ताल्लुक है, पानी के अंदर मैंने पहले बता दिया कि कोई एनर्जी मौजूद नहीं होती। लेकिन अब यहां पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि हमने एक ऐसा सेटअप बना लिया है, एक ऐसा सेटअप हमने बना लिया है, ये हमारे पास समझ लें कि जमीन का, ये जमीन है जहां पे हम रहते हैं, और जमीन से हम जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, तीसरे फ्लोर पे, चौथे फ्लोर पे, पांचवें फ्लोर से पे चले जाते हैं, चलें और ऊपर चले जाएं। यहां अगर यहां पे एक आदमी खड़ा है, या ये समझ लें कि ये एक टरबाइन है, ये इस तरह से इसके पर हैं, और अगर एक आदमी यहां से खड़े होके इसके ऊपर पत्थर फेंकता है, ये पत्थर इसके पर के साथ टकराएगा, इस पत्थर की जो तवानाई है वो इसके पर को मुंतकिल होगी और ये टरबाइन मूव करेगी। जितनी हाइट से पत्थर फेंकेगा उतनी ज्यादा टरबाइन को ज्यादा ट्रांसफर होगी ताकत, ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर होगी। तो अब क्या किया जाता है, देखें, जमीन से कोई चीज जितनी ऊपर जाती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। अगर यहां से पत्थर फेंकेंगे तो उसमें कम एनर्जी होगी, यहां से फेंकेंगे उसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी होगी। जैसे जैसे हाइट को हम बढ़ाएंगे एनर्जी उसकी बढ़ती जाएगी, हत्ता कि आप एक खास ऊंचाई पे जाकर अगर किसी शख्स के ऊपर भी, कि पहले मैं यही मिसाल देना चाह रहा था, अगर किसी शख्स के सर के ऊपर पानी फेंकते हैं तो वो पानी भी उसके सर के ऊपर पत्थर से कम नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि अगर कोई चीज भी जमीन से ऊपर जाती है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है, और पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम फार्मूला डिराइव करें तो वो ये बनता है mgh। यहां पे m जो चीज हम यहां पे कंसिडर कर रहे हैं उसका मास होगा, g ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है, जमीन की जो खिंचाव की एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस होता है आती हुई चीज का, h हाइट है, कितनी ऊपर है वो चीज, चाहे पानी है, पत्थर है, जितना ऊपर होगा यहां पे वो वैल्यूज पुट करेंगे, आप हाइट पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो उस चीज की हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी निकल आएगी। तो चले अब बात हम करते हैं कि अगर हमारे पास बहुत ज्यादा पानी हो और बहुत सारी ऊंचाई के ऊपर हो तो फिर क्या होगा? जाहिर बात है ऊंचाई पे है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज्यादा होगी। तो अगर कोई भी एनर्जी है तो एनर्जी को हम एक टाइप से दूसरी टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, फिजिक्स के असूलों को सामने रखते हुए। तो जब डैम्स बनाए जाते हैं तो समझें कि ये जमीन की सतह है, सरफेस ऑफ द अर्थ, और यहां पे एक बहुत बड़ा वाटर रेजर्वायर है, पानी का एक बहुत बड़ा रेजर्वायर है, डैम ही आप कंसीडर कर लें। तो अगर यहां पे बहुत ज्यादा पानी है तो वो ऊंचाई पे भी है, तो इसका मतलब है फार्मूला के मुताबिक उस पानी के अंदर बेपनाह पोटेंशियल एनर्जी होगी हाइट के मुताबिक। और हम पानी को एक स्लाइडिंग वे देते हैं कि पानी आसानी से नीचे आ सके और एक खास रास्ते को फॉलो करके नीचे आ सके। तो फिर क्या होगा, ये देखें जी, ये एक रास्ता हम पानी को प्रोवाइड करेंगे और यहां पे सिर्फ एक गेट होगा, एक रास्ता होगा पानी के निकलने का, ताकि उसका प्रेशर जो है कम एरिया की वजह से मैक्सिमम हो सके। इस रास्ते के दरमियान में हम टरबाइन लगाते हैं, ये टरबाइन के आप कंसिडर करने विंग्स हैं, यहां पे ड्राइंग उस तरह से तो नहीं हो पाएगी, ये पानी के रास्ते में लगा दिए। और इस टरबाइन की शाफ्ट के दूसरे हिस्से पे जनरेटर है, और उस जनरेटर में मकनातीस है, मैग्नेट है, और मैग्नेट के साथ कॉइल है, ठीक है।
ये वही मैकेनिज्म चल रहा है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मैंने बताया। तो अब क्या होगा कि पानी को हम रास्ता देंगे तो पानी फौरन से जमीन के खिंचाव की वजह से, ग्रेविटेशनल एनर्जी की वजह से नीचे की तरफ आएगा, क्योंकि इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। और जब ये यहां से इसको रास्ता मिलेगा तो पानी हरकत में आएगा, और हरकत की एनर्जी को हम फिजिक्स में काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी। तो जब ये पानी गुजरते गुजरते इस टरबाइन के परों से टकराता है तो अपनी एनर्जी को इसके परों को मुंतकिल करता है, और इस तरह से ये टरबाइन हरकत में आ जाती है और पानी नीचे जाना शुरू कर देता है। यानी जब भी पानी आ रहा है इसके परों को धक्का लगाकर आ रहा है। जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है वो सारी ट्रांसफर हो गई टरबाइन को, टरबाइन ने मूव करना शुरू किया, उसकी शाफ्ट जुड़ी है, उसका दूसरा हिस्सा जुड़ा है जनरेटर के साथ। जनरेटर में मकनातीस है और मकनातीस के अगल बगल में कंडक्टर है, और वहां पे वही प्रोसेस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, कंडक्टर के अक्रॉस फ्लक्स चेंज हो रहा है, और ऐसा होने से ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है और हम जनरेटर से बिजली हासिल कर लेते हैं। तो क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं कि कुछ ऐसा फार्मूला हम कैलकुलेशन कर लें कि कितना पानी कितनी तवानाई हमें दे सकता है कि हमें यह अंदाजा हो जाए कि हमारा जो बिजली का लोड है वो उससे पूरा हो सकेगा या नहीं, या उसके लिए हमें कितना पानी चाहिए। तो एक बात तो यहां पे क्लियर हो गई कि पानी सिर्फ एक मीडियम था, एक जरिया था कि जो चलते चलते हमारी इस जनरेटर की टरबाइन को धक्का लगा गया और इसने चलना शुरू कर दिया, और ये पानी की तवानाई टरबाइन के पहिए को धक्का लगाने में कामयाब हो गई। तो यहां तक तो बात समझ में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास 1 लीटर पानी है, 1 लीटर, तो आप कहेंगे कि 1 लीटर पानी कितनी बिजली पैदा कर सकता है। तो इसके लिए हम ये फार्मूला यूज करेंगे पोटेंशियल एनर्जी का, और यहां से फिर हम कन्वर्जन इसकी आसानी से कर सकते हैं। तो चलें जी, वैल्यूज को फार्मूला में पुट करते हैं, एंड आफ्टर पुटिंग द वैल्यूज देखते हैं कि 1 लीटर पानी से कितनी बिजली पैदा हो सकती है। यहां पे पानी क्योंकि 1 लीटर है तो 1 लीटर का जो मैस है वो कंसिडर 1 kg होता है, तो हम मैस की वैल्यू 1 kg ही पुट करेंगे। ये जो जी है इसकी कांस्टेंट वैल्यू है जो कि साइंटिस्ट ने कैलकुलेट की हुई है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन है